Hello friends, welcome to BS Study Classes. BS Study Classes में आपका स्वागत है. In this video, we will discuss 10 multiple choice question and one descriptive question. Topic of this question is based on the UPSC CSE GS syllabus. By joining this channel, you can complete your whole UPSC syllabus in the form of MCQ and descriptive question within 11 months. You can join this course at any time and it will be completed within 11 months. You first learn this subject theoretically and then watch this video so it will be benefited to you. So friends, let's start today's discussion. Today's subject is geography and topic is geomorphic processes part 2. पहला प्रश्न क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द धारवाड़ रोड सिस्टम. धारवाड़ रोक सिस्टम के बारे में पूछा है. These are the oldest sedimentary rocks. The Aravalli mountain range has been made with these rocks. तो बोथ स्टेटमेंट है ना, ये काफी पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स है और द अरावली माउंटेन रेंज हैज बीन मेड विद दिस. अरावली के जो पर्वत बने हैं इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक से बना है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? तो हेंस बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. धारवाड़ सिस्टम सभी सिस्टम से पुराना है ना, आर्कियन को छोड़ के सभी से पुराना है. ठीक है. द धारवाड़ पीरियड ऑफ द रॉक फॉर्मेशन हैज बीन largely fixed from 25 million years ago to 1800 million years ago. Dharwad rock system is special because it is the first metamorphic sedimentary rocks in India. ठीक है. और जो ये बताया था अरावली पर्वत, ये भी इसी से बना है. देखो अरावली भी बना है, तमिल छोटा नागपुर प्लेटू भी इसी से बना है, मेघालय दिल्ली तक ये फैला हुआ है. सो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इग्निशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्निशियस रॉक्स, है ना. दे आर हार्ड एंड कम्पैक्ट, ये सही है. दीज आर द ग्रेनुअल एंड क्रिस्टलाइन, ये भी सही है. दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड कंस्टिट्यूट तो 75% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब. ये 75% ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लोब नहीं बनाता है. ये कौन बनाती है? ये सेडिमेंट्री रॉक बनाती है. इग्निशियस रॉक नहीं बनाई जाती. इग्निशियस रॉक का निर्माण कैसे होता है? गर्म जब जो लावा है उसके पिघलने से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है. तो ये हार्ड और कम्पैक्ट कहलाएगी और ये ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन कहलाएगी. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा. ये इग्निशियस रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना. ये सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा से निर्मित होती है. ठीक है. क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टलाइन रॉक कहलाती है. ग्रेनाइट बेसाल्ट इसके एग्जाम्पल है. ठीक है. इसमें फोसिल्स नहीं पाए जाते. फोसिल्स क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये लावा से निर्मित होती है. लावा में किसी प्रकार के जीव जंतु निर्मित नहीं हो सकते. ठीक है. तो और ये नॉन पोरस भी होती है इग्निशियस रॉक. सो फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक. कौन से सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? लोसेस, ये सेडिमेंट्री रॉक है. कोंग्लोमरेट, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है. सेल, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है. तो इसमें बताना है विच नोट बताना है. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो कोई नहीं, मतलब सभी इसमें है. तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो इसमें सेडिमेंट देखो, तीन तरह की सेडिमेंट्री रॉक होती है. वो बनती किससे? सेडिमेंट्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, डिपॉजिट्स होते हैं, निक्षेप जो कहते हैं हिंदी में, उसके निर्माण से, उसके जो जमाव से, जो निक्षेप है ना, जगह 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 निक्षेप हो जाते हैं, उसके जमाव से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है. ये तीन तरह की होती है मुख्यतः, है ना. क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है. इसमें कौन कौन सी आती है? कोग्लोमरेट की इसी में आ जाती है, लोसेस आ जाती है, सेल आ जाती है. ठीक है. तो ये तीनों इसमें पाई जाती है. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है? द टर्म बोग बस्ट इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग. बोग बस्ट एक टर्म है, वो किस में आती है? ग्लेशियल फ्लो में नहीं आती है. रिवर फ्लो में नहीं आती है. सोइल फ्लो में, सोइल फ्लो में आती है. सो ऑप्शन सी इसका सी हो जाएगा. ठीक है. व्हेन द सोइल इज कंप्लीटली सेचुरेटेड विद द वाटर and the individual particle are almost suspended in the water and move easily over one another and over the underlying rock. The soil acts like as a liquid and soil flow occurs. In areas of peat soil, जहाँ peat soil पाई जाती है, the peat absorb much moisture, moisture को absorb कर लेती है. However, if the saturation point is reached, the peaty soil may be flow down slopes. In Ireland, such flows are known as the bogners. बोग बस्ट. तो बोग बस्ट किससे संबंधित है? सोइल फ्लो से संबंधित है. आयरलैंड में इस टर्म का यूज किया जाता है.
द प्लेशियर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया मोस्टली आर हाईली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं, प्लेसर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल प्लेन्स में, डेक्कन प्लेटू में, हिमालय में या नॉर्दर्न प्लेन। तो ये जो प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं ये कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, द कोस्टल लैंडफॉर्म्स ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द नेशन कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लेशियर मिनरल डिपॉजिट्स। जो प्लेशियर मिनरल डिपॉजिट होते हैं ये कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंडिया के जो यहाँ पे ना कोस्टल, ये जैसे इंडिया है तो ये कोस्टल प्लेन के आसपास में पाए जाते हैं, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वोल्केनो माउंट एटना लोकेटेड इन इंग्लैंड। माउंट एटना इंग्लैंड में पाई जाती है, ये इंग्लैंड में नहीं पाई जाती, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डेक्कन ट्रेप इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ये सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली ए, बोथ ए एंड बी, ओनली टू, नन ऑफ द अबव। इसमें देखो बी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 है, तो ये इसमें अपने को बी लग रहा है ना, तो सी में अक्सर क्या होता है, बोथ 1 और 2 होता है, तो अपन इसमें सी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर केवल 2 है ना, तो बी नहीं, इसका बी नहीं होगा क्योंकि बी में 1 और 2 दिया है। इसका ऑप्शन होगा सी, ओनली 2। ठीक है, जो माउंट एटना है वो कहाँ पाया जाता है? इटली में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे? आइसलैंड ऑफ सिसली है। माउंट एटला एटना सिसली में पाया जाता है। ठीक है, डेक्कन ट्रेप इज एग्जांपल ऑफ फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। जो डेक्कन ट्रेप ऑफ इंडिया है वो फ्लड बेसाल्ट बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, हेंस बोथ द स्टेटमेंट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी या सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट और ओनली 2 इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फ्यूजी प्लेट is one of the important minor plate located in the southeast of the ऑस्ट्रेलिया। ये साउथ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आप इसको मैप पर भी देख सकते हैं। कैरोलियन प्लेट इज लोकेटेड बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये आपको नेट पे सर्च करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ये तो साउथ ईस्ट नहीं है, ये है नॉर्थ ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज के बारे में प्रश्न पूछा है। इन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स नाइदर क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बिल्कुल सही है। जो ट्रांसफॉर्म होती है, समानांतर प्लेट संचलन जो होता है वो एक के ऊपर ऐसे होता है, ठीक है, समानांतर होती है एक दूसरे के, तो इसमें ना तो कोई क्रस्ट बनता है ना कोई समाप्त होता है, मतलब इसमें नष्ट भी नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिड अटलांटिक रीजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है, डाइवर्ज हो रहे, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बॉडी मिड अटलांटिक रीज। इन दिस अमेरिका प्लेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। अमेरिकन प्लेट जो है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट होती है, हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Transform faults are the planes of separation generally perpendicular of the mid-oceanic ridge, where the crust is neither produced nor destroyed, as the plates slide horizontally past each other. Hence, statement 1 is correct. So, both statement is correct. C इसका आंसर हो जाए। Next, which of the following statement regarding the Pacific Ring of the Fire is correct? Pacific Ring of Fire जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, इसके बारे में पूछा है। The ring of fire is a direct result of the plate tectonics, that is movement of the collision of the lithospheric plates। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। It is the most seismically action region of the world, as about the 90% of the world earthquake occurs along the ring of fire। तो 90% ऑफ द अर्थ अर्थक्वेक इसमें नहीं होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये सही है। थर्ड क्या है? द एक्टिव सिस्मिक रीजन इन द इंडियन हिमालय आल्सो कंसिडर्ड एज द पास ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर। द एक्टिव सिस्मिक रीजन ऑफ द इंडियन हिमालय, जो इंडियन हिमालय का क्षेत्र है वो भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कंसिडर किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है। कोई दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि इसमें 90%, इसको मैं ये सॉरी इसको ये सही है, 90% जो
अर्थक्वेक अगर होते हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं, और जो हिमालय का जो क्षेत्र होता है वो पैसिफिक रिंग ऑफ में नहीं आता है, तो ये गलत है। तो इसका डी क्या है, बोथ एन बी आर करेक्ट, सो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा गलत बताया, ये 90% ऑफ द मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक है ये रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं, तो इसका ए और बी दोनों सही है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिंग ऑफ फायर में एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र इंडियन ओशन से लेके यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजिद जायर इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। माजिद जायर जो है वो कौन से क्षेत्र का कौन से ओशन का हिस्सा है, तो ये इंडियन ओशन का हिस्सा है माजिद जायर। द इंडियन ओशन कंसिस्ट ऑफ द वन जायर, द इंडियन ओशन माजिद जायर विच एग्जिस्ट मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो दक्षिण दक्षिण उसमें है हेमिस्फीयर में। इट इज नेम्ड आफ्टर द अहमद बिन माजिद द 15th century अरब मरीन। Following table shows on the ocean and their respective gyres. So option B is correct. अब नेक्स्ट, अब इसमें हम एक यूपीएससी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेदरिंग, वेदरिंग से आप क्या समझते हैं ये बताना है और इसके प्रकार बताने हैं। तो वेदरिंग क्या होता है ये बताना है और इसके प्रकार बताना है। तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग breaks down and removes the material from its coastline. Weathering wears away export surface over the time. जो weathering होती है, जो रोक, मान लो कि ये रोक है, ठीक है, ये रोक जैसे पूरा एक रोक है, ये रोक, इसमें क्षरण होता है समय के साथ, धीरे धीरे इसको बिखरा होता है, ये कण इसके टूटने लगते हैं, कण टूटने लगते हैं, कण टूटने, ऐसे ऐसे दोनों के ये पूरी टूट जाती है, तो इसे वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। और ये तीन तरह की होती है, केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो अब ये समझते हैं केमिकल वेदरिंग क्या होती है। केमिकल वेदरिंग इज व्हेन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द मोल्ड रॉक एंड सॉइल आर चेंज देयरफॉर बिकम वीकर एंड इरोडिंग अवे। जब इस रॉक के जो मॉलिक्यूल से वो चेंज हो जाए और कमजोर हो जाए तो केमिकल वेदरिंग कहलाती है। केमिकल वेदरिंग इज यूजुअली इज ए रिजल्ट ऑफ रेन और साल्ट वाटर बीइंग स्लाइटली एसिडिक। जब यहाँ से पानी इस पे गिरता है, मान लो कि एसिड रेन हुई, तब ये केमिकल वेदरिंग की घटना होती है। समटाइम कोस्ट लाइन आर मेड अप ऑफ द रॉक सच एज द लाइम स्टोक और ए चोक। दीज टाइप्स ऑफ द रॉक कैन बी अफेक्टेड बाय द acid in the water which then dissolve the rock over the time. As example of this, carbonic acid which is only a weak acid but is really effective at dissolving limestone. जो limestone को है वो कार्बनिक एसिड को अगर उसमें डाल दिया जाए तो उसे गला देता है। When carbonic acid seeps through the limestone underground, it can create a huge cracks or even open up lots of little caves. उसमें बहुत सारी चीजें मतलब ओपन कर देता है वो, किसमें, लाइम स्टोन में। जब इसको लाइम स्टोन के अंदर क्या डालते हैं अपन, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स रॉक दैट कंटेन आयरन, जिसमें लो होता है। दीज रॉक्स रस्ट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। रस्ट इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड आयरन विद द वाटर। आयरन पे अगर जो रस्ट लगता है वो भी केमिकल वेदरिंग का कहलाता है। जो आयरन में क्षरण पड़ती है, लोहे में जो जंग लगती है, वो भी केमिकल वेदरिंग का एक कारण है। As a rust expand, it can weaken the rock and breaks it apart. This image below show the example of rust. ये देखो, ये क्या है, लोहे में जंग लग रही है, देखिए जंग लग रही है, तो ये केमिकल वेदरिंग का उदाहरण है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल वेदरिंग कहलाएगी, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आती है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, मैकेनिकल वेदरिंग इज समटाइम्स कॉल्ड द फिजिकल वेदरिंग भी इसको कहते हैं, एंड इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रॉक क्रम्बलिंग। जो रॉक क्रम्बलिंग होती है उसे मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। वाटर
वाटर इज द की एजेंट ऑफ द मैकेनिकल, जो जल होता है वो मैकेनिकल वेदरिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेम्परेचर चेंजेस आर द आल्सो द मेन एजेंट ऑफ द मैकेनिकल, जो जल और पानी होता है इसकी वजह से मेनली मैकेनिकल वेदरिंग होती है। द मेन टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इज a freeze thaw weathering. Freeze thaw weathering is when the rock have holes. This is called the porous and water is able to pass through the rock. है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके अंदर से जल निकलने लगता है। इफ वाटर इज एबल टू पास थ्रू द रॉक इज कॉल्ड द परमिएबल रॉक, अगर उसके अंदर से निकलता है तो पारगम्य रॉक कहलाती है। फ्रीज थॉविंग happens when water goes into a crack in the rocks and then freezes when the temperature drops below the freezing. The frozen water then expand widen the rocks. ठीक है, अगर उसके अंदर से जल निकल रहा है तो फिर वो रॉक फूलने लगती है, उसे अपन मैकेनिकल वेदरिंग का नाम देते हैं। द आइस then melts when the temperature rise again and the water makes its way further into the cracks in the rock. The process then repeats over and over again until the rock completely breaks apart. ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक कि वो रॉक टूट ना जाए टुकड़ों में, ठीक है। और इसमें जल और पानी के द्वारा इसमें इसको तोड़ा जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण होता है कि मैकेनिकल वेदरिंग में देखो, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग में होता है उसमें जंग लग जाती है, जैसे जंग लग गई। मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होती है, उसके जो चट्टान है उसमें पानी और इसमें ना पानी के अंदर चले जाने से इसमें छिद्र हो जाते हैं, इसकी वजह से ये मैकेनिकल वेदरिंग हो जाती है। ताप भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये मैकेनिकल वेदरिंग, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मैकेनिकल देखो कैसी जंग लग रही है इसमें चट्टान में, सॉरी जंग लग रही है कि वो मतलब मैकेनिकल वेदरिंग से ये ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग भी तीसरी बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द वीकनिंग एंड वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक by plants, animal and microbes. For example, plant roots can enter a small cracks into a rocks and then as a root grow larger and crack into the rock gets larger. This weakens the structure of the rock until the eventually breaks away. ठीक है, इसकी वजह से जैसे पेड़ उग गया इसके ऊपर, रॉक के ऊपर पेड़ हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई, ये कवक वगैरह फंगई जो भी रहती है लग गई, तो इसकी वजह से ये रॉक में टूट गई या अलग हो गया भी, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाती है। तो तीनों तरह की एक तरह से क्लियर हो चुकी है वेदरिंग क्या आती है। वेदरिंग सिंपल होता है कि चट्टान का टूटना वेदरिंग कहलाता है। केमिकल वेदरिंग जैसे लोहे की जंग लगना, ठीक है। और मैकेनिकल वेदरिंग जैसे उसमें चट्टान में पानी वानी मिल जाने की वजह से उसको टूट जाना। और जो होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये होता है जब किसी चट्टान के ऊपर पेड़ पौधे या और अन्य किसी जीव जंतु की या कोई पेड़ की वजह से उसका चट्टान का विघटन हो रहा है तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप कोई इस तरह की वीडियो और बनवाने हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।